जी पेज नंबर 262 ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल आ रही है। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आवाज आ रही है? हमारी तो आवाज आते जाते 15 मिनट लग जाते हैं यार। ये एक नजर पढ़ नहीं, कल 2 पेजेस कुछ पढ़ सके थे हम, 3rd पेज पढ़। क्या स्टोरी चल रही थी? नहीं, फार्मूले से पहले क्या बातें पढ़ लेना, फर्स्ट 2 पेजेस रिवाइज कर। ये चीजें का बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस साथ साथ अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन हो जाएंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये लेबर के क्वेश्चन स्टार्ट किए, वो जो मैंने क्वेश्चंस किए थे। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो तो मैं डिस्कस करूंगा। 1 हो गया आप लोगों को? आपसे पूछ रहा हूँ ऑनलाइन। जो सेकंड है उसमें जरा कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो जरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह की सारी चीजें सीरियस लेनी है आपने। एग्जामिनर का कोई पता नहीं चलता किस में से सवाल बना दे। जी फर्स्ट पेज में जो मेन चीज पर थी वो ये थी कि कॉस्ट ऑफ रिलेटेड टू इन्वेंटरी 4 तरह की हैं। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। फिर उसकी एग्जांपल्स के नीचे और तो मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है उसमें। देन फिर नेक्स्ट पेज पे हमने ये पढ़ा था कि अगर स्टॉक इवनली यूज हो रहा हो तो एवरेज स्टॉक ऑर्डर साइज का हाफ होता है। ये समझने के लिए हमने कुछ ग्राफ बनाए थे। ये क्या वर्ड्स बोले, कुछ बताया मैंने अभी क्या बोला? अगर स्टॉक इवनली यूज हो रहा है, इक्वली यूज हो रहा है, तो फिर एवरेज स्टॉक ऑर्डर साइज का हाफ हो जाता है। और एवरेज स्टॉक फिर वो स्टॉक होता है जो हमने थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया होता है और फिर उस पर होल्डिंग कॉस्ट इंकर होती है। एवरेज पे पूरे साल इंकर हुई होगी या मैक्सिमम या मिनिमम पे? ऑन एवरेज जिस पे इंकर हुई होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इफ इवनली स्टॉक इज यूज्ड। ठीक है, तो डायग्राम देख के बताएं व्हाट इज द एवरेज स्टॉक थ्रू आउट द ईयर। पहली, व्हाट इज एवरेज स्टॉक थ्रू आउट द ईयर इन सेकंड डायग्राम। और जाने दें यार, वो तो 6 महीने का है। तो 6 महीने, पहले 6 महीने भी, दूसरे 6 महीने भी अगर 3000 रहा तो इसका मतलब पूरा साल ही 3000 रहा। ये समझ आ गया था सर? ये प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, फिर हम अगले 6 महीने की बात कर रहे हैं और 6 महीने को बाद में हम इकट्ठा करके बात कर रहे हैं। नीचे आ रहे 4 महीनों का गैप था, हर 4 महीने का एवरेज स्टॉक 2000 था, जिसका मतलब पहले 4 महीने भी 2000, दूसरे 4 महीने भी 2000, तीसरे 4 महीने भी 2000। तो देखो पूरा साल ही ऑन एवरेज कितना पड़ा रहा? 2000 या 6000। अगर 1000 स्टॉक, अगर 1000 ऑर्डर साइज होता हमारा 500 ऑन एवरेज हर महीने पड़े होना था, देर पूरा साल 500 ही हो जाना था। ऑर्डर साइज मैंने एक वर्ड बोला, ये क्या होता है? क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन एन ऑर्डर। सिंपल ट्रांसलेशन, जितने यूनिट्स हम ऑर्डर में मंगवाएंगे, जितने यूनिट्स का हम ऑर्डर देंगे ऑर्डर साइज है। देन फिर हमने कंक्लूजन ये पढ़ी थी, मसला ये बन गया ऑर्डर ज्यादा करेंगे तो ऑर्डर साइज कम हो जाएगा, और ऑर्डर साइज कम होने से स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा तो होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन ऑर्डर्स बढ़ाएंगे तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब अगर वाइस वर्सा सोचें, ऑर्डर्स कम करेंगे ऑर्डर साइज बढ़ जाएगा, ऑर्डर साइज बढ़ जाएगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या बन गई है? इनवर्स रिलेशनशिप एक आ गया होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के दरमियान। देयरफॉर अब हम किसी ऐसे ऑर्डर साइज पे पहुंचना चाहते हैं। ऑर्डर साइज का मतलब
अब हम ये देखना चाहते हैं हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर करें कि हमारे खर्चे मिनिमम हो जाए। तो वो ऑर्डर साइज जिस पे खर्चे इंशाल्लाह मिनिमम हो जाएंगे उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू हम पढ़ने शुरू होते हैं, लेकिन फिर देन मैंने आपको ये बताया था कि ईओक्यू का एक फॉर्मूला बना हुआ है, बल्कि नेक्स्ट पेज पे मिड ऑफ द पेज एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला डराइव कैसे होता है ये भी शायद हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑर्डर क्वांटिटी? ये वर्ड फाइनल रखिएगा प्लीज। ऑर्डर साइज को कहते हैं, ऑर्डर साइज ही ऑर्डर क्वांटिटी है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस एक ऐसा ऑर्डर साइज है जिस पे खर्चे मिनिमम हो जाएंगे, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बना हुआ है। लेकिन वो फॉर्मूला बनाते हुए 3 अजम्पशंस ली गई। तो हम ये कल पढ़ रहे थे एंड में कि वो कौन सी अजम्पशंस हैं जिनकी बेस पे ये फॉर्मूला बना। तो ये फॉर्मूला बना कैसे इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करना हमने बाद में, लेकिन फिलहाल हम इस फॉर्मूले को पहले अप्लाई करना सीख लेंगे और इससे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता चल जाया करेगी। लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये फॉर्मूला बनाते हुए क्या अजम्पशंस ली गई हैं। अब मेरे वर्ड्स क्लियर हो गए प्लीज? तो नंबर 1 क्या अजम्पशन ली गई जो पढ़ लिए थे आप बता दो। सबसे पहली अजम्पशन ये थी कि बल्क परचेज डिस्काउंट नहीं है, हालांकि हकीकत में ये है, लेकिन अगर ये अजम्पशन ले ली जाए तो नेक्स्ट बॉक्स में जाए जरा इम्प्लीकेशन वाला। अपने वर्ड्स में जरा बताएं कल ये आगे क्या फाइनल हुआ है। अगर बल्क डिस्काउंट नहीं है तो हम जितने मर्जी यूनिट्स ऑर्डर दें, ज्यादा दें कम दें, हमारी टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट सेम ही रहेगी। इसका मतलब पेज नंबर 261 देखें, 262 सॉरी, जो 4 में से पहला कंपोनेंट है वो हमारी इस डिसीजन में एक डिसीजन होने लगा है। हम एक डिसीजन लेने लगे कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, एक डिसीजन। तो इस डिसीजन को करते हुए कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, अगर बल्क डिस्काउंट है ही नहीं तो हमें परचेज प्राइस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हम ऑर्डर साइज ज्यादा करें हम कम करें, हमारी का टोटल परचेज कॉस्ट ही सेम रहनी है। तो इस डिसीजन को करते हुए ये डिसीजन मेकिंग होने लगी वंस अगेन। किस डिसीजन को करते हुए हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर किया करें, परचेज कॉस्ट फिर इररिलेवेंट हो जाएगी। तो 4 में से कौन सी चीज इररिलेवेंट होगी? अब कौन सी 3 चीज रहेगी फिलहाल? ये 3 चीजें रहेगी, हाँ शॉर्टेज कॉस्ट। अब इन 3 के बारे में फर्दर सोचना, और फिर आपको पता है कि जो चीजें रेलिवेंट होती हैं सिर्फ उन्हीं को डिसीजन में यूज किया जाता है। तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ कि देयर इज नो बल्क परचेज डिस्काउंट? एनुअल परचेज कॉस्ट विल बी कांस्टेंट, therefore it can be ignored in making the decision of the order size। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन हो? सेकंड पे पढ़ने शुरू किया, चलो आगे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सेकंड पॉइंट दोबारा शुरू करना है। एक वर्ड आया था इसमें लीड टाइम। लीड टाइम का पहले मीनिंग ब्रैकेट पढ़ के जरा मुझे बता दें, इंग्लिश उर्दू में अपने वर्ड्स में। ठीक है अंग्रेजी में थोड़ा सा याद होना चाहिए, लेकिन पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर। कब से लेके कब तक का ये टाइम है? ऑर्डर प्लेस करने से लेके ऑर्डर की क्वांटिटी रिसीव होने तक। मतलब फॉर एग्जांपल आप पिज्जा मंगवा रहे हैं तो टाइम भी पूछते हैं आप कितना टाइम लगेगा, वो बताते हैं यार वो, बल्कि शायद इस पे लिखा होता है कितनी देर में पहुंच जाएगा। तो वो जितने टाइम में पहुंचना वो लीड टाइम। आपने ऑर्डर किया, पिज्जा हाजिर हो गया, तो ये जो टाइम लगा बीच में ये लीड टाइम है। तो अगर आपका सप्लायर फॉर एग्जांपल किसी आउट ऑफ सिटी है तो आपने ऑर्डर किया, गुड्स आनी है, जितना टाइम लगना है वो लीड टाइम है। अगर इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो लीड टाइम मीन्स द टाइम जो ऑर्डर प्लेस करने से लेके गुड्स को डिलीवर करने तक लगता है। अब क्लियर हो गया प्लीज? पिज्जा से तो क्लियर हो गया भाईजान। अब ब्रैकेट के बगैर सेंटेंस पढ़े। सेकंड असम्पशन ये है कि लीड टाइम इज कांस्टेंट और नोन। नोन का मतलब एक तो हमें पता है कि 15 दिन है, 20 दिन है, 5 दिन है, एक तो हमें पता है, और नंबर 2 ये जो है इसने यही रहना है। अब अगर प्रैक्टिकली हम देखें
तो ये जरूरी नहीं है कि जो टाइम हो वो एग्जैक्टली हमेशा वैसे ही रहे। प्रॉब्लम्स हो सकती है रास्ते में, ना चाहते हुए भी इश्यूज हो सकते हैं। कराची से लाहौर आना, रास्ते में ब्लॉकिंग्स वगैरह वगैरह पॉसिबिलिटी है। तो ट्रक खराब हो सकता है, एक आध दिन डिले हो सकता है। प्रॉब्लम नहीं आई तो हो सकता है एक आध दिन जल्दी पहुंच जाए। तो देयर कैन बी अनसर्टेनिटीज इन द रियल लाइफ। लेकिन व्हाट इज द अजम्पशन व्हेन प्रिपेयरिंग द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू कि लीड टाइम 20 दिन अगर है तो हमें पता है और ये 20 ही रहना है। अगर ये अजम्पशन ले ली जाए तो इसकी जरा इम्प्लीकेशन फुल कंसंट्रेशन से मेरे साथ नेक्स्ट बॉक्स पढ़ेगा। डिलीवरी ऑफ द न्यू ऑर्डर, पहले जरा इंग्लिश में पढ़ने फिर बाद में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिलीवरी ऑफ द न्यू ऑर्डर is always timed to coincide, underline करें, time to coincide with running out of stock, running out of inventory। पहले यहां तक इधर हजम कर लेते हैं। देखिए जब आप कभी ऑर्डर करेंगे अपने स्टॉक का, रॉ मटेरियल का, तो आप किस दिन ऑर्डर करेंगे? क्या जब स्टॉक जीरो हो जाएगा? आप ऑर्डर उस दिन करेंगे जिस दिन उतना स्टॉक रह जाएगा जितना लीड टाइम में टाइम लगना है। अगर 20 दिन लगने हैं ऑर्डर प्लेस करने से लेके ऑर्डर रिसीव होने तक, तो जिस दिन स्टोर रूम में 20 दिनों की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रह जाएगी आप ऑर्डर कर देंगे। उससे क्या होगा? 20 दिन आप यूज करते रहेंगे और इंशाल्लाह 20वें दिन आ जाएगा। अगर ये 20 दिन कांस्टेंट है और नॉन है तो हमेशा हम ऑर्डर करेंगे जब 20 दिन का स्टॉक रहेगा। और जैसे ही हम आखिरी रॉ मटेरियल का केजी उठाएंगे, ट्रक ड्राइवर ने आके बेल कर देनी, भाईजान नया आ गया। हमें एक यूनिट भी एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए 20 दिनों से की रिक्वायरमेंट ज्यादा, क्योंकि डिलीवरी ने आ ही जाना है, ये हमें कंफर्म है। इट मींस एक भी एक्स्ट्रा यूनिट रखेंगे अगर तो होल्डिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाएगी। इन अदर वर्ड्स, अगर हमें लीड टाइम कांस्टेंट और नोन है तो स्टॉक आउट का खदशा खत्म हो जाएगा और देयरफॉर शॉर्टेज कॉस्ट भी रेलिवेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये लीड टाइम अनसर्टन हो और 20 दिन पहले आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, 20 दिन का स्टॉक रखे और ये ऑर्डर पहुंचता है 22 दिन में, तो क्या 2 दिन स्टॉक आउट हो जाएगा? लेकिन अगर लीड टाइम कांस्टेंट है और हम उतने ही दिनों का स्टॉक रख के ऑर्डर कर दें तो क्या चीज किससे कंसाइड कर जाएगी? अब एक वर्ड आया है कंसाइड, मैच कर जाएगी। अगर मैच वर्ड ध्यान रखते थे, सेंटेंस दोबारा पढ़ें। डिलीवरी ऑफ द न्यू ऑर्डर विल ऑलवेज टाइम टू मैच विद द रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। जिस दिन आखिरी केजी उठाया अगला हाजिर हो गया। लेकिन क्या रियल लाइफ में अनसर्टेनिटीज मौजूद हैं? तो फिलहाल हम इन assumptions की बेस पे बात कर लेंगे। बाकी डेफिनेटली अनरियलिस्टिक assumption है समटाइम्स, तो उनको वायलेट करके भी बात करेंगे। लेकिन इस assumption से दोबारा पेज नंबर 262 पे जाए। चौथा जो खर्चा था कौन सा वो खत्म क्यों हो जाएगा? वो फिर रेलिवेंट हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, कांस्टेंट है, नोन है, देयरफॉर वो खर्चा शॉर्टेज वाला भी हमारे इस डिसीजन में आना नहीं चाहिए। अब आने पैराग्राफ पूरा कर रहे हैं। डिलीवरी ऑफ द न्यू ऑर्डर इज ऑलवेज टाइम टू coincide with the running out of inventory, so the maximum यहाँ कहा उसने, एवरेज नहीं कहा, मिनिमम नहीं कहा। ये मैक्सिमम मींस क्या है? ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम इन्वेंट्री विल बी इक्वल टू ऑर्डर साइज। सोचें एक मिनट, पिछले ग्राफ देखे 3, फर्स्ट ग्राफ में व्हाट इज द मैक्सिमम स्टॉक? ऑर्डर साइज के बराबर है मैक्सिमम। दूसरा मैक्सिमम 6000 ऑर्डर साइज। तीसरा 4000 ऑर्डर साइज। एवरेज नहीं, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने तक जाएगा? बस ऑर्डर साइज तक। एवरेज ऑब्वियसली हाफ रह जाएगा। तो एवरेज की यहाँ बात नहीं, मैक्सिमम बात हुई। वापस आए। सो द मैक्सिमम इन्वेंट्री केप्ट विल बी इक्वल टू ऑर्डर साइज। नो एक्स्ट्रा स्टॉक इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज हो तो क्या कुछ फिर रख लेना चाहिए? अगर हम चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो, हमें लग रहा है कि 2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, तो फिर हम 2 दिन का अगर एक्स्ट्रा रख रहे हैं, लीड टाइम से एक्स्ट्रा, तो इसलिए रख रहे होंगे कि अनसर्टेनिटी मौजूद है। और अगर अनसर्टेनिटी नहीं है, दुनिया आइडियल है, तो हमें 1 kg भी एक्स्ट्रा क्यों नहीं रखना चाहिए? उसकी होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी, उसमें हमारा कैपिटल टाइड अप होगा। पैसा भी अलग रखें, इन्वेस्ट करें, उससे प्रॉफिट कमाएं।
और एक्स्ट्रा स्टॉक रखे कोई भी होल्डिंग कॉस्ट 1 रुपया भी एक्स्ट्रा जाए ना। तो व्हाट इज assumption in EOQ second assumption? Lead time is constant and known, therefore last time no risk of being stock out, and कौन सी भी क्यों इग्नोर हो गई? शॉर्टेज कॉस्ट क्यों इग्नोर हो गई? क्या होना ही नहीं है? नहीं, स्टॉक आउट होना ही नहीं है। स्टॉक आउट क्यों नहीं होना? स्टॉक कब हाजिर हो जाना है? जैसे ही खत्म होना है। क्यों? क्योंकि लीड टाइम जो है वो ही रहना, और हम ऑर्डर कब प्लेस कर देंगे? जब लीड टाइम के मुताबिक स्टॉक हमारे स्टोर रूम में रह जाए। यही बात हो रही है। तो कौन सी दो assumptions हो गई? कौन सी होगी भाईजान? नो बल्क डिस्काउंट, इंग्लिश में थोड़ा सा, लीड टाइम इज कांस्टेंट, नो। नंबर 3 ये ऑनलाइन स्टूडेंट से कटे। नेक्स्ट कहते हैं एनुअल डिमांड फॉर द इन्वेंटरी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। क्या ये भी कोई जरूरी है? नहीं, मतलब जरूरी नहीं। एनुअल डिमांड इज कांस्टेंट, 12,000 केजी चाहिए तो हर साल 12 ही चाहिए होंगे। हो सकता है नए ऑर्डर्स आ जाए, कम ऑर्डर्स आ जाए, अकॉर्डिंगली डिमांड हैजर्ड भी हो सकती है। लेकिन व्हाट इज द सेकंड थर्ड assumption? कि एनुअल डिमांड कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द ईयर। एज अ रिजल्ट ये बात कल हो गई थी, इन्वेंट्री इन स्टॉक इज इक्वल टू ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। अंडरलाइन करो। स्टॉक कितना होगा? पूरा मैक्सिमम जितना, मिनिमम जितना, एवरेज जितना मींस ऑर्डर साइज डिवाइड बाय, इट मींस इन्वेंटरी स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज, सॉरी, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट द ईयर। अगर एनुअल डिमांड, मैंने भी कल ये यूज किया कि 12,000 है तो 12,000 ही है, हर सिनेरियो में 12,000 डिमांड है। जरा देख के बताया जरा। 246 डिमांड 12 ही है। उस 12 को मंगवाने का एक तरीका, एक ऑर्डर दे दे। उस 12 को मंगवाने का दूसरा तरीका, 2 दफा 6,000 मंगवा ले। एक और तरीका, 12,000 को मंगवाने का और तरीका, 3 ऑर्डर्स देके 4,000 मंगवा ले। एक और तरीका, 1,000 करके 12 दफा मंगवा ले। एक और तरीका, 500 करके 24 दफा मंगवा ले। एक और तरीका, 100 करके 100 करके मंगवाई जाए, 100 करके 120 दफा। एक और तरीका, 1-1 किलो करके 12,000। तो ये मतलब क्या कांस्टेंट है तीनों में? 12,000 annual requirement is constant throughout the year, therefore average stock in inventory is equal to order size divided by 2। 12,000 divided by 2 या order size divided by 2? अगर ऑर्डर साइज 12,000 है तो 12,000 डिवाइड बाय 2। अगर ऑर्डर साइज 4,000 है, 4,000 डिवाइड बाय 2। और अगर ऑर्डर साइज 3,000 है तो 3,000 डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। असम्पशन जी। बाकी डेफिनेटली ये assumptions बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है कहीं कहीं, तो इंशाल्लाह उसको फिर डिस्कस करेंगे कि assumptions अगर रेलेवेंट ना हो तो क्या होता है। पहले इन्हीं assumptions की बेस पे जरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेंगे। अच्छा, अभी सारी स्टोरी का मतलब ये बना, इन 3 पॉइंट्स का मतलब ये बना कि 4 में से कौन से 4 में से? परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट किधर गई? नो बल्क डिस्काउंट, इररिलेवेंट होगी। शॉर्टेज कॉस्ट किधर गई? लीड टाइम कॉस्ट, नो लेंगे। अब कौन सी 2 चीजें बस रह गई? तो बस इन्हीं 2 की बेस पे डिसीजन। So as a result of these above assumptions, relevant costs are holding cost per unit per annum। ये पर आइटम लिखा पर यूनिट है, क्या मतलब बनेगा होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम पर एनम? एक यूनिट को 1 साल रखने की कॉस्ट अगर 5 रुपए है और आपको मैं कहूं कि 5,000 यूनिट्स पड़े हैं तो 5,000 इंटू 5 आप टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकाल लें। व्हाट इज द वर्ड? अच्छा पूरे याद रखने। व्हाट इज द वर्ड? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को पूरा 1 साल रखने का खर्चा। एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इंशाल्लाह भी वर्किंग करते हैं, वर्ड्स और क्लियर होंगे। कौन सी फिगर्स यहाँ नहीं लिखी हुई? परचेज कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, वो हमारी इन अजम्पशंस की वजह से इररिलेवेंट हो चुकी हैं इस डिसीजन में। देन वो कहता है एट ईओक्यू लेवल, ये पढ़ लीजिएगा, अभी मैं क्वेश्चन में समझाता हूँ। ईओक्यू लेवल का फॉर्मूला बना इस तरह से हुआ है कि इंशाल्लाह अगर आप वर्किंग सही करेंगे और अजम्पशंस यही होंगी तो आपका हमेशा नंबर 1 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा, एनुअल कैरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं?
होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होगा, और नंबर 2 इन दोनों का सम हमेशा कम से कम होगा, इन दोनों का सम। और हम शायद यही चाहते थे कि खर्चा मिनिमाइज हो, तो ये डेफिनेटली मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ बात की नंबर 1 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा किसके बराबर होगा? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के। एंड नंबर 2 इनका जो सम होगा, इनका सम, ओके, इनका सम यार ये इंशाल्लाह मिनिमम है। कैसे आएगा? नीचे फॉर्मूला पहले पढ़े, फॉर्मूले के फिगर्स क्या लिखे हुए, क्या वर्ड लिखे हुए? हाँ जी, टी नहीं, सी ओ डी ओ याद करने की जरूरत नहीं है, इन एब्रिविएशंस के नीचे मीनिंग ढूंढना है। एक स्क्वायर रूट में है, 2 कांस्टेंट है, एवरी से ज्यादा है, मल्टीप्लाइड बाय सीओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर, डी मींस एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएंगे वर्ड, सी एच मींस है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री पर एनम, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर एनम, 1 यूनिट 1 आइटम। बोलने जरा देख कर, 2 multiplied by cost per order multiplied by annual demand divided by cost of holding 1 unit per annum, और इसके रूट में ये है। मेरी तरफ देख कर ट्राई करना। अब इस फार्मूले की डेरिवेशन कैसे हुई है वो अभी शायद हम कुछ दिन बात कर लेते हैं, पहले हम जरा इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं, वो मेन चीज है। तो जी एक एग्जांपल है जी, पढ़े जरा। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 80,000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 1200। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है? 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? 6। 50% कितना बनेगा? व्हाट इज 3? पूरा बोलना। ईओक्यू का फॉर्मूला बोले। फार्मूले की फिगर्स ढूंढे, कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं। 1200। एनुअल डिमांड बताएं। अच्छा, एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट, आई होप के इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। और डिवाइड बाय ढूंढ के बोले के ठीक है, 3 कैसे? 6 into 50%। कैलकुलेटर ढूंढे और देख के बता दें। कैलकुलेटर से यार मैंने कब अल्लाह माफ करे, मैंने एग्जाम क्यों लगाया? अच्छा काइंडली बता दीजिएगा ये सॉल्व हो गया ही नहीं? हो जाएगा, मैं कर लूंगा, ये तो आसान है, कर लीजिएगा प्लीज। स्क्वायर रूट के अंदर शायद लिखना है। व्हाट इज 8,000? रजिस्टर खोलें, अपने हाथ से आंसर शुरू करें, इसमें मैं 1-2 वर्किंग सिखानी है। जल्दी 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 स्पीड अप। Carrying cost is another name of holding cost है। Carrying cost, holding cost या स्टोरेज कॉस्ट। और क्वेश्चन में बताया कॉस्ट का 50%, तो कॉस्ट 6 रुपए थी, 50% मीन्स 3 रुपए रह जाए। रखने का खर्चा, किसको कहाँ रखने का खर्चा? स्टॉक को वेयर हाउस में रखने का खर्चा है, स्टॉक को अपने पास रखने का खर्चा। अगर हमने चीजें खरीदनी तो अपने पास रखेंगे कस्टमर के पास? नहीं, कब तक रखेंगे अपने पास? जब तक बिक नहीं जाएंगे। खरीदी क्यों होंगी वैसे? कि कस्टमर ले ले आके, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा आपको रखनी होंगी, और उसी वक्त खरीद लीजिएगा जब आएगा। वो चाय पिलानी पड़ेगी।
बाकी तो कोई मसला नहीं, मसला है तो नहीं पड़ेगी, हम लिख लेंगे कि चाहे सेहत के लिए मुज़र है, फिर वो वाकई नहीं आएगा, फिर तो वो दूर से निकल जाएगा, वो ऐसी दुकान ढूंढेगा जहाँ कम से कम ये ना लिखा हो। हम बाकियों को भी कन्विंस कर लेंगे यार स्टॉक ना रखा करो। जी नोटेड है सर, फार्मूला बोल के लिखा करें यार, इस तरह फिर याद करने फार्मूला। अच्छा वो सी नॉट और इसका याद करने की कोई सेंस नहीं है। 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, पूरा बोले कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम एंड अंडर रूट में स्टोरी आ गई। जी सर अगली वर्किंग पहले सुने आप नोट करिए यहाँ वर्किंग आपने मेरे साथ एक करनी है। अब मुझे आपने, अच्छा ये 8000 है क्या, चलिए पहले सॉरी ये 8000, व्हाट इज द मीनिंग ऑर्डर साइज? हमारी वर्किंग कहती है कि हम 8,000 करके ऑर्डर मंगवाएंगे, 8,000 करके सॉरी यूनिट्स मंगवाएंगे। हमारा एक जब ऑर्डर होगा तो हम कॉल करके कितने यूनिट्स का ऑर्डर देंगे? 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? तो हमें तो 80,000 चाहिए, तो हम 8,000 का ऑर्डर देंगे, इसका मतलब हम 10 दफा देंगे, तो 80,000 हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे सी के फार्मूले ने बताया कि मिनिमम खर्चा इंशाल्लाह तभी होगा अगर आप 8,000 यूनिट्स का एट अ टाइम ऑर्डर देंगे। इन अदर वर्ड्स ये फार्मूला ये कह रहा है कि आपको 10 ऑर्डर देने चाहिए। अब हम ये वर्किंग करने लगे हैं अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए कि क्या वाकई ईओक्यू के लेवल पे अगर ऑर्डर दिया जाए तो खर्चा मिनिमम हो जाता है। तो ये मैं जरा बात अपनी पूरी करूँ एंड उसके बाद फिर आप नोट कीजिएगा। आपने मुझे इससे करवाना ही है कि ईओक्यू लेवल पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करवाना है इस डाटा से, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल मीन्स टू से अगर हम ईओक्यू के मुताबिक ऑर्डर्स दें 8,000 करके ऑर्डर दें तो हमारा टोटल एनुअल खर्चा कितना होगा? एनुअल टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। ये मेरी हेडिंग समझ आ गई? जी सर कंसंट्रेशन फुल। हमें साल में यूनिट्स चाहिए कितने होंगे? तो क्या आपको 80,000 टोटल खरीदने हैं साल में या 8,000? 8,000 साल में कितने टोटल आपको यूनिट्स खरीदने हैं? 80,000, तो 8,000 के नहीं, ये वर्ड जरा अपना करें, जरा ऑर्डर साइज से नहीं बात बनती। तो हम 10 दफा खरीदेंगे तो टोटल तो 80,000 ही खरीदेंगे, तो 80,000 इंटू एक यूनिट कितने का मिलेगा? 6 रुपए। 4,80,000 टोटल परचेज कॉस्ट बन जाएगा, एनुअल टोटल परचेज कॉस्ट। ये एनुअल सालाना खर्चा इकट्ठा कर रहा हूँ। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट एक वर्किंग होती है एनुअल होल्डिंग भी हो सकती है, मैं पहले इधर ऑर्डरिंग कर रहा हूँ। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका होना क्या चाहिए, कैलकुलेट करने का तरीका होना क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर करने। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का एक फार्मूला सुनो, यहाँ सिंपल है 10 है शायद, यहाँ कितने ऑर्डर होंगे? वो 10 आया कैसे आपको पता? तो हम यहाँ से एक फार्मूला बना लेते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज ईओक्यू इस वक्त है, क्या ये जरूरी है कि हमेशा आप ईओक्यू के मुताबिक ऑर्डर करें? बात अभी कर लेते हैं, ऑर्डर साइज वर्ड लगा लेते हैं और फिलहाल ऑर्डर साइज ईओक्यू के मुताबिक। क्या ईओक्यू भी ऑर्डर साइज है? वो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो भी ऑर्डर साइज नहीं, वो भी ऑर्डर, ये वर्ड जरा इंटरचेंजेबली यूज होने। ऑर्डर साइज ऑर्डर क्वांटिटी है एक ही चीज, सोच रहे थे। ऑर्डर साइज ऑर्डर क्वांटिटी, कितने यूनिट्स का ऑर्डर कर रहे हैं आप, ये एक ही चीज है। और इस वक्त डेफिनेटली ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर साइज कितना आया है? 8,000। तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स? एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। यहां से क्या आ जाएगा? इंशाल्लाह खुद ही आता रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए? कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढे 1200 इज इक्वल टू, काइंडली आंसर बता दें, 12,000।
तो ऐसे सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करके जरूरत नहीं है, सिंपली क्या फॉर्मूला बन गए, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, खुद ही ऑर्डर 10 बन गए हैं और मल्टीप्लाई बाय 1200, आंसर 12,000 आ गया। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट वन सुने। देन फिर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, another name of holding cost is carrying cost, another possible name is storage cost। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट किस पे इंकर होगी? क्या उन यूनिट्स को, उन यूनिट्स पे जो हमने ऑर्डर किए होंगे, उन यूनिट्स पे जो सालाना रिक्वायरमेंट होगी, या उन यूनिट्स पे जो हमने रखे होंगे? तो हमने रखे कितने होंगे? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट द ईयर हमने रखे होंगे। तो एवरेज स्टॉक हमने थ्रू आउट द ईयर रखा होगा। 80,000 रखा होगा या 8,000 रखा होगा? 8,000 भी नहीं रखा होगा। एवरेज स्टॉक अपने जहन में ग्राफ बनाया जरा, नहीं बना। एक्स एक्सिस पे क्या नजर आ रहा लिखा हुआ? टाइम। वाई एक्सिस पे क्वांटिटी। सोचें स्टोर रूम में इकट्ठे कितने यूनिट्स आएंगे? 8। 8 8 कितनी दफा यूं यूं होंगे? 10 दफा। 10 दफा आएंगे। और 8,000 अब हमारा ऑर्डर साइज है, तो देयरफॉर ऑर्डर साइज का हाफ 4,000 विल बी मेंटेन थ्रू आउट द पीरियड। So what is the way to calculate the holding cost? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 से एवरेज स्टॉक आया करेगा, और सॉल्व करने की यहाँ में कोई जरूरत नहीं है। ये क्या आएगा वैसे एवरेज? नहीं 4,000 क्या? यूनिट्स, यूनिट्स थ्रू आउट, यूनिट्स वो यूनिट्स हमने होल्ड किए होंगे थ्रू आउट द ईयर। अब इसे मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए? होना किससे चाहिए? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर है। एक यूनिट को होल्ड करने का टोटल खर्चा कितना एक साल? 3 रुपए। हम ऑन एवरेज कितने रख रहे होंगे? 4,000। तो 4,000 इंटू 3 12,000। जाना सर, ये फॉर्मूला डेवलप इस तरह से हुआ हुआ ईयूक्यू का कि अगर आप वर्किंग सही करेंगे तो हमेशा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का टोटल बराबर आया करेगा। फॉर्मूला डेवलप इस तरह हुआ। और सेकेंडली इनका सम मिनिमम आया करेगा। वो मिनिमम मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। लेकिन ये फॉर्मूला डेवलप इस तरह से हुआ हुआ कि क्या चीज किसके बराबर आया करेगी। ये एक फार्मूला से ऊपर ढूंढे, एक लाइन मैंने आपको करके दिखा दी है। हमारी वर्किंग आउट ठीक हुआ करेगी। तो एट ईओक्यू लेवल प्लीज 0.1 क्या होगा? तो इन दोनों का सम फिलहाल 24,000 है। क्या ये मिनिमम है या नहीं है, ये मैं जब कंपैरिजन करूंगा फिर आपको पता चलेगा। यहां तक कि काम करना जरा, ये 24,000 कैसे है? इसको जमा कर दें 480 में, तो टोटल खर्चा मुझे बता दें एट ईओक्यू लेवल कितना है? 5,04,000 बनेगा। 480 है यार, 72 दो दफा आया, 480,000। ये यहाँ तक लिखना है। बाकी कौन सी चीज मैंने बता दी है और कौन सी भी रहती है, प्लीज प्लीज। मिनिमम मैंने बताना है कि है या नहीं, लेकिन मैंने बराबर आता है ये इंशाल्लाह हम पसंद करते रहेंगे। और मैं फिर आपसे पूछता जाऊंगा कि ये बराबर है या नहीं। अल्लाह करे राउंडिंग ऑफ की वजह से मसला कोई ना है। जी फुरकान साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्पीड अप प्लीज।
ये नोट कर ली। एनी कंफ्यूजन? व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस स्टोरी? ये क्या है 5,04,000? ये तो बता दो यार। अगर हम 8,000 की बेस पे ऑर्डर्स प्लेस किया करेंगे तो ये टोटल खर्च नहीं, अभी मिनिमम ये है या नहीं ये तो नहीं पता चला, वो तो मैंने बताना। ईओ के लेवल पे ये खर्चा होगा। अगर ईओ के लेवल पे हम ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो ये हमारा खर्चा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ये खर्चा हो गया है या होगा? ये फ्यूचर का डिसीजन हो रहा है। अगर हो ही गया है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? नहीं, फिर तो ये बहस ही खत्म होगी। तो ये हम शुरू में सोच रहे हैं पीरियड के स्टार्ट पे कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर साइज ड्यूरिंग द पीरियड। अब जो अगली मैंने बात करनी है वो करनी पहले अपने ध्यान से सुनिए। मैंने आपके सामने एक वर्किंग की है ईओक्यू लेवल पे, विच मींस 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज था। ऑर्डर साइज इज 8,000। ये करनी आपकी तरफ ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑर्डर साइज इज 8,000 यूनिट्स। अब ये इकोनॉमिक है या नहीं है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो वर्किंग्स करूंगा, और उसका मतलब अब ये होगा कि अब हम जरा चेक करें अपनी तसल्ली के लिए कि अगर 8,000 से ज्यादा का ऑर्डर देंगे और या 8,000 से कम का ऑर्डर देंगे, अभी आपके सामने वर्किंग आएगी। उन दोनों केसेस में हमारी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आएगी। क्या हमें 8,000 पे मिनिमम कॉस्ट आएगी? नहीं, अभी तो ये हमें नजर नहीं आ रही। मैं अब इसको प्रूव करने के लिए आपके सामने क्या करूंगा, आप अगर इससे ज्यादा का ऑर्डर साइज रखेंगे या कम का रखेंगे तो आपके सामने इंशाल्लाह भी वर्किंग आएगी, और आपको फिर वहां से मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि हमें हौसला हो जाए कि वाकई ईओक्यू लेवल पे हमारी कॉस्ट मिनिमम हो। तो ये भी वन सेकेंड आप पेशेंस से करवा दें, और मैं जरा बात शायद लिख के सही समझा देता हूँ। मैं सपोज अज्यूम करता हूँ, सपोज ऑर्डर साइज 10,000। क्या 10,000 यूनिट्स ईओक्यू लेवल है? तो मैंने फिर 10,000 यूनिट्स क्यों रखा? सपोज मैं बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? अगर मैं 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज रखूंगा तो वन सेकेंड मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल एनुअल कॉस्ट आपको चेक करके दिखानी है। टोटल एनुअल कॉस्ट if suppose order size is 10,000 units। वर्ड्स मेरे क्लियर है? अगर मैं 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज बनाऊंगा तो मेरी एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे आएगी? अभी भी कैसे आएगी? 80,000 इंटू 6 480। यार ऑर्डर साइज बढ़ाऊंगा तो बल्क डिस्काउंट भी मिल सकती है, वो हमारी एजम्पशन में अभी नोट है। देन वर्किंग होती है। अब आप जरा रिवाइज कर लीजिएगा जो आपने पहले किया। ये डेफिनेटली होल्डिंग कॉस्ट पहले हो सकती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बाद में हो सकती है, मतलब वो साइंस नहीं है, लेकिन ये होनी कैसे है ये वर्ड जरा आज अभी हमने फाइनल कर दिया। तो लेट्स सी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का तरीका बोल दें, एनुअल डिमांड बता दें, 8,000 या 80,000 डिवाइड बाय ऑर्डर साइज बता दें, जो भी आएगा ये ऑर्डर्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1200, आंसर आएगा 96। व्हाट इज 9600? सॉरी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, what is the formula to calculate the annual ordering cost? Annual demand divided by order size into cost per order। 9600 हमारा कैलकुलेटर पे आंसर आ गया। नेक्स्ट वन हो गया एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अब हमने ऑर्डर साइज बना क्या लिया है? 10,000। अगर हम 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज बनाएंगे, अपने जेहन में जरा ग्राफ बनाएं। अब 10,000 यूनिट्स एट अ टाइम आएंगे, अब कितनी दफा आएंगे? 8 दफा आएंगे। अब एवरेज स्टॉक थ्रू आउट द ईयर कैसे कैलकुलेट करूं? कैसे ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इनटू 3 कहां से आ जा रहा? बार बार 6 इनटू 50% मींस 3 यूनिट्स, 3 रुपीस पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। अब कितने यूनिट्स थ्रू आउट द ईयर मेंटेन होंगे? 5,000 एवरेज स्टॉक इनटू 3
इसका मतलब ये आंसर बन गया 15,000 रुपया। मैंने तो कहा था इन दोनों का टोटल, इन दोनों की कैलकुलेशन का आंसर सेम आता है, वो सिर्फ यूपी लेवल पर। अब आप जरा एक सेकंड नोट करें, जरा गौर से देखें, मैंने ऑर्डर साइज बढ़ाया है, 8,000 से 10,000 की है, ऑर्डर्स कॉस्ट कम हो गई है, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन हमारा इससे कंसर्न नहीं है मेन। इन दोनों को जरा जमा करें, 24,600, 24,600 क्या है, इन दोनों का सम है। मैंने तो कहा था ये मिनिमम होगा, वो सिर्फ ईओ की लेवल पे ही मिनिमम होगा। टोटल करें तो कितना हो जाएगा? डेफिनेटली बीच में परचेज कॉस्ट ले तो रहा हूँ, लेकिन आपको पता है ये परचेज कॉस्ट इस डिसीजन में रेलिवेंट नहीं है। वो 480 तो है, कहाँ फर्क पड़ा है जिसकी वजह से कहाँ फर्क पड़ गया? सम पे फर्क पड़ा है। हो सकता है कोई एक इंडिविजुअल फिगर कम हुई हो और हो सकता है कोई दूसरी फिगर बढ़ गई हो। सम बोर्ड में देखें, लेफ्ट साइड पे सम क्या है? लेफ्ट लेफ्ट ये आपकी लेफ्ट साइड ये है 24,000। आपकी राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? इस 600 की वजह से, इस 600 के इजाफे की वजह से आपका टोटल खर्चा बढ़ गया। तो क्या मिनिमम खर्चा है ईओ की लेवल पे? लेकिन ये वर्किंग मैंने किस लेवल पे आपको करके दिखाई है? अब एक और वर्किंग आप कहां मुझे करवा देंगे? तो एनुअल परचेज कॉस्ट, इफ सपोज, बोल दे 6,000 ऑर्डर साइज। यार 10,000 से बढ़ा के देखना था यार। अच्छा ये 10,000 से कम करके देख रहे हैं हम, या 8,000 से? 8,000 को समझना चाह रहे हैं, उससे बढ़ा के देखा, अब उससे कम करके भी देख लो। एनुअल परचेज प्राइस क्या होगा? एनुअल परचेज कॉस्ट वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे? 480, सॉरी 80,000, मतलब खरीदना तो हमने 80 है ना, अब 6,000 करके खरीदने इंटू 6, 480। जी अब वर्ड फाइनल होने चाहिए। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे 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 कैसे? एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड फिगर डिवाइड बाय, इंडिविजुअली सॉल्व ना करें, पॉइंट्स में आता आने दें, इंटू 1200। फाइनल आंसर बताए 16,000। पॉइंट्स में अगर आ रहा होगा तो आने दें, हमने कभी नहीं ये लिखना, खुद ही राउंड अप होगा, टोटल आंसर मुझे बताया करना। देन क्या कैलकुलेट करो? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? फाइनल बोल रहे, ऑर्डर साइज बता दें 6,000। अब 6,000 करके क्वांटिटी आएगी, डिवाइड बाय 2 का मतलब 3,000 ऑन एवरी फ्लोर द ईयर मेंटेन होगा, इंटू 3 का मतलब 9,000, 3,000 इंटू 3 9,000। इन दोनों का सम कर दो यार, 25,000 किस में जमा होगी, कितना आ जाएगा? 5,05,000। मैंने तो कहा था कि कम हो जाएगा। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड पे 24,600 है और राइट साइड पे 25,000 है। क्या इनको देखना है आपस में? किसको देखना है? 24,000 ईओ की लेवल पे था। आप स्टॉक, आप ऑर्डर साइज बढ़ाएं या कम करें, आपका ये खर्चा बढ़ जाना है। किसके मुकाबले में? तो ईओक्यू लेवल पे दो काम इंशाल्लाह हुआ करेंगे। नंबर एक देख के बोले, क्या किसके बराबर होगा? और इंशाल्लाह इनका सम मिनिमम होगा, चाहे आप यूनिट से बढ़ा रहे हो ऑर्डर साइज के या कम कर रहे हो। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूँ। ये कहीं नोट कर लो। ये रीजनेबल नजर आ जाएगा? लास्ट टाइम मैं इकट्ठा जरा दिखा रहा हूँ।
और बेटा अली यासिन क्या बात कर रहे हो, ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर साइज मिनिमम होगा। अली ना करिए, आपका भी यही नतीजा है, ईओक्यू लेवल पे ऑर्डर साइज मिनिमम होगा। ना करिए, खुदा के लिए ना करिए। मिस्टर अली प्लीज पेज नंबर 264 के दरमियान में ढूंढ के बताएं ईओक्यू लेवल पे क्या क्या होगा। ना करो यार, मत मरो। ये ओके का क्या मतलब है? इतना खतरनाक सवाल और फाइनली जवाब ओके आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओके? क्या किसके बराबर होगा? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होगी एट यू के लेवल। एंड नंबर 2, उन दोनों का सम अमाउंट, उन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, उनका होल्डिंग कॉस्ट एनुअल होल्डिंग एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट का टोटल इंशाल्लाह मिनिमम होगा। अगर आप किसी भी और लेवल से कंपेयर करेंगे, चाहे ज्यादा ऑर्डर साइज रख के देख लें, चाहे कम ऑर्डर साइज रख के देख, तो क्या असूलन ईओ की लेवल को ऑर्डर साइज बनाना चाहिए, खर्चा कम हो रहा है। लेकिन अगर ये अजम्पशंस ही रेलिवेंट ना हो, नेक्स्ट पेज देखिए, कल ने कंप्लीट कर। तो ये बड़ा मसला है यार। मटेरियल का टॉपिक अदर क्वेश्चन मिक्स होके आता है या इसका अपना सवाल होता है? ये क्या सवाल है इस टाइम? ये बड़ा मिक्स होके आता है, देयरफॉर कर लीजिएगा। आए नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये कौन सा सवाल है? ये मिक्स होके आए या अनमिक्स होके आए, इंशाल्लाह इसको पकड़ लेंगे। ये इस टाइम कौन सा सवाल है? इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? ये मिक्सअप होके आता है। और ये सवाल मेरे सामने 5वीं 6ठी दफा रिपीट हुआ है, क्योंकि एक भाई का ख्याल ये कि यही असल सवाल है। तो मेरे भाई सवाल को छोड़ दे, ये मैंने देख लिया था, अब दोबारा ना कीजिएगा काइंडली, कोई और काम करते हैं। पेज नंबर 265 निकाल जी। वो तो बेटा आपके क्वेश्चन से पता चल जाता है कि आप टॉपिक छोड़ना चाहते हैं। तो आपने ये कहा है, बिल्कुल आपके सवाल से मुझे कई दिनों से महसूस हो रहा है कि कॉज के हालात खराब हैं। ये आपके सवाल बताते हैं कि किस तरह जान छूट सकती है। और जवाब मेरा वही है कि अगर ये मुझे पता होता है कौन कौन सा टॉपिक नहीं आना, तो मैं वो करवाता ही ना। आपको पता है कौन सा आना? टॉस कर लेते हैं। नहीं, उसने कह तो दिया, उसे पता नहीं है। ये कहूँ कम करे सर कौन सा आना? इस तरह के हकीमों ना खुद बनना और ना ही ऐसे हकीमों से मुलाकात रखनी है आजकल। खुद भी नहीं बना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। खुद ना बन जाएगा अपने लिए खास तौर पर, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये तो ना आया, तो आना तो है कोई ना कोई। जो हमारी ख्वाहिश है ना, उसका मतलब ये बनता है पेपर खाली है। ख्वाहिश सिर्फ एक रखें, रिजल्ट वाले दिन नंबर ना आए, बाकी पेपर आने दें। ये 50 सफों का आ जाए, आने दें इसे, ये कोई ख्वाहिश नहीं है। ये एक सफे का भी अगर पेपर आ गया और एग्जामिनर ने अगर चूज कर लिया कि सब पास कोई ना हो, हम नहीं कर सकेंगे। सवारी सिर्फ दुआ ये होनी चाहिए, या अल्लाह पासिंग मार्क्स नजर ना आ जाए, क्योंकि अगर वो नजर आए तो पासिंग होंगे नहीं। ये पेज ऑफ 265 के मिनट में, सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है, 2 मिनट मैंने जाया किए हैं। मुझे लगता है अच्छी बड़ी फ्रंटी होनी चाहिए इसकी, तभी मैंने भागा। मिड ऑफ द पेज, ये सजा मिलनी चाहिए मुझे, मैं खड़ा हो गया। इफ बल्क डिस्काउंट एग्जिस्ट, यहां तक अब हमने किया एक assumptions की बेस पे बहस कर ली है। assumptions, लेकिन assumptions रियलिस्टिक नहीं थी, बार बार मैं बोल रहा था। आए अब उन assumptions को जरा चैलेंज करने का जमाना शुरू हो गया। क्या लिखा नजर आ रहा है? इफ बल्क ऑर्डर डिस्काउंट एग्जिस्ट। तो आगे पढ़ने से पहले आप बताएं, क्या उस केस में फिर परचेज कॉस्ट रेलिवेंट बन जाएगी? अगर सप्लायर कहता भाईजान अगर ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर देंगे तो मैं परचेज प्राइस कम कर दूंगा, तो हो सकता है वो जो परचेज प्राइस की रिडक्शन है वो सम के रिडक्शन से ज्यादा होगा। अभी इस वक्त तक कौन सी दो चीजों को रेलिवेंट समझ के हम चल रहे हैं?
इन दो को निकाल दिया था, क्यों? परचेज कॉस्ट को इसलिए निकाल दिया था, बल्क डिस्काउंट नहीं है। शॉर्टेज कॉस्ट को इसलिए निकाल दिया था, लीड टाइम कांस्टेंट अननोन है। फिलहाल अभी लीड टाइम की बात नहीं आ रही, अभी बल्क डिस्काउंट वाली असम्पशन को हम चैलेंज करने लगे। अगर ये बल्क डिस्काउंट एग्जिस्ट करेगी तो पड़े आगे क्या लिखा। When EOQ formula was used, it was assumed that purchase price per unit is constant regardless of the order quantity. समझ आते हैं ये वर्ड? If however bulk discount exists, then purchase price also becomes a, in such a situation फिर क्या करेंगे यार? फिर कुछ स्टेप्स फॉलो कर लेंगे। पहले EOQ लेवल पे वर्किंग कर लेंगे और उस लेवल पे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, ठीक है? फिर कर लेंगे नंबर 3, टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंटेड लेवल्स इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने तो कहा था ईओक्यू लेवल पे लो रहा था, उनका सम इंशाल्लाह लो ही होगा अभी भी, लेकिन डिस्काउंट का इफेक्ट शायद परचेज प्राइस को इतना कम कर दे अल्टीमेटली शायद उस लोअर का इफेक्ट खत्म हो जाए। तो सेकंड और थर्ड स्टेप को कंपेयर करके हो सकता है अभी भी डिस्काउंट इतनी ना हो कि जितनी सम की रिडक्शन है, तो हो सकता है ईओक्यू लेवल ही अभी सेट हो रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि डिस्काउंट का लेवल ज्यादा होने से, उसके रेलिवेंट हो जाने से डिस्काउंटेड लेवल पे टोटल खर्चा कम है, तो फिर जहां मिनिमम होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्या अगर ना हो तो फिर कहाँ ही मिनिमम होगा? डिस्काउंट नहीं है तो ईओक्यू लेवल पे ही लोअर होगा, लेकिन अगर बल्क डिस्काउंट है तो परचेज कॉस्ट भी रेलिवेंट बन जाएगी। फिर कैसे वर्किंग करेंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन और करना है। पेज नंबर ढूंढने पहले आगे तक छोटा सा पेज नंबर 267 पे एक छोटा सा नीचे क्वेश्चन है 2.2, इन्वेंटरी कंट्रोल लिखा हुआ है। इन्वेंटरी कंट्रोल के नाम से में एक पैराग्राफ है। कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं? प्लीज 2.2 का डेटा पढ़े। मिल गया सबको? Entity D uses 105 units of an item of inventory every week. Every week underline करना। What is 105? बोला करें यार, खत्म करें बात। These units, these cost rupees 150 per unit. They are stored in a special storage units, and the variable cost of holding the item is ₹4 per unit each year, plus 2% of the inventory's cost. क्या मतलब? एक कांस्टेंट अमाउंट है ₹4 पर यूनिट, और उसमें प्लस कितना करना है? परचेज कॉस्ट का, इन्वेंट्री की कॉस्ट का 2%। फिर टोटल क्या आएगा? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है। अब डेफिनेट एग्जामिनर ने आपको पता डिफरेंट तरीकों से फिगर्स देनी है, कॉन्सेप्ट तो इतना सही है, लेकिन अभी आप देखेंगे हमारे साथ होनी क्या क्या है। डाटा इस तरह से दिया होता है कि आप नौजवान एंजॉय करेंगे। वंस अगेन लॉसेस आएंगे, रेलिवेंट कॉस्टिंग आएगी, वो सब कुछ वही है, नए फॉर्मूले के अंदर ये सब कुछ होगा, तो एंजॉयमेंट स्टार्ट हो गई है। रिक्वायरमेंट पे मासूम से एग्जांपल से स्टार्ट करना। If placing an order for this item of the inventory costs 390 for each order, what is the underlying converts? Optimum quantity, order quantity simply means EOQ. Optimum क्या होता है? नहीं, मुनासिब नहीं, ऑप्टिमम ऑर्डर नहीं, एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एक वर्ड आता था, वो क्या होता था? एक ऐसा प्लान जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, तो एक ऐसी क्वांटिटी जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, व्हिच मींस EOQ। व्हाट इज द ऑप्टिमम, और लिखने इसके ऊपर EOQ के लिए कर रहा है। तो मिनिमाइज एनुअल कॉस्ट, अज्यूम देयर आर, अब वीक्स में उसने कहा है ये 2-3 छोटी छोटी चीजें जहन में होनी चाहिए। अगर वो ना बताए तो एक साल में कितने दिन? 365, हालांकि लीप ईयर भी होता है, लेकिन अब नॉर्मल साल में कितने महीने? 12। साल में हर महीने में कितने दिन? ऑन एवरेज 30, ऑन एवरेज 30। और साल में कितने हफ्ते? 52। ये समटाइम ज्यादा भी हो जाता है, एग्जैक्ट कैलकुलेटर पकड़ रहे। 355 लिखे, 365 क्या लिखवाया? 365 एक हफ्ते में कितने दिन? 100 के बताइए, तो डिवाइड बाय 7 करें। हाँ, तो ये इस तरह होता है। तो ये एग्जैक्टली 52 नहीं, लेकिन अजम्पशन क्या है कि 52 डेज होंगे, और सॉरी 52 वीक्स होंगे। एक साल में कितने वीक? कितने महीने?
कितने दिन, और हर दिन में ऑन एवरेज कितने दिन? 30 days। कोई नहीं, क्या हो वैसे ही हुआ। मेरे भी तो सवालों की समझ नहीं आ रही, मैं कहीं कर जाऊँ। जी जल्दी से ईयू के निकालिए पिछले पेज पे। रिक्वायरमेंट भी पढ़ते हैं, स्पीड अप होना चाहिए, छोटे छोटे काम लाइन अप कर ही देते। ईयू का फॉर्मूला बताए। नो सी नॉट, नॉट सी नॉट, कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढे। ये रिक्वायरमेंट में कुछ चीजें हैं, कंसंट्रेट करें जरा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 390 कॉस्ट पर ऑर्डर, प्लीज यार। रिक्वायरमेंट एक ऊपर, नेक्स्ट पेज, 390 मिल गया। रिक्वायरमेंट वाली लाइन में दिया हुआ यार 390। मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट। 105 ढूंढे फर्स्ट लाइन में, क्या है ये 105? यूजेस 105, लेकिन पर वीक मल्टीप्लाइड बाय 52 आ जाएगा आंसर। आंसर कोई इशू नहीं है। बेस बनवाएं एक मिनट। बेस में क्या आना है? छोड़ दे लिखा ना कर, देख देख 4 जमा करना कैसे है? इन्वेंट्री की कॉस्ट ढूंढे। 150 का कितने परसेंट करना है? 150 का कितने परसेंट? 2%। 3 बन जाएगा। 3 जमा 4, टोटल 7 बन जाएगा। वर्किंग जरूर लिखिएगा। पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइटम पर एनम। जी वही रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। वेरिएबल सॉरी, रिक्वायरमेंट में नहीं, पीछे पेज पे लिखा हुआ है। वेरिएबल उसने होल्डिंग कॉस्ट है वो 4 पे कांस्टेंट रखी है, और 2% किसके साथ चेंज होगा? इन्वेंट्री कॉस्ट है। इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या थी? 150। अब डेफिनेटली वो सीधा भी दे सकता था, लेकिन अगर सीधा दे देता तो आप नौजवानों का सही टेस्ट ना हो पाता। मेन फोकस रखिएगा चीजों पे जो बहस असल है। ये 780 आया क्या है? ऑर्डर साइज का मतलब क्या होता है? ये वर्किंग हमारी कहती है कि अगर 780 यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाए तो वो इकोनॉमिक होगा, है या होगा? अभी हमें नहीं पता है कि नहीं, लेकिन असूलन होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ईयू की लेवल पे खर्चा मिनिमाइज होता है, कम से कम होता है। रिक्वायरमेंट ये देखें, शायद कंप्लीट कर दिया आपने। क्या निकालना था? ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी बतानी। चलो आगे, बी रिक्वायरमेंट में। बी रिक्वायरमेंट पढ़ लें सर, करें शुरू? तो सर जी कर लें शुरू, कैसे करें? पढ़ के। सपोज that a supplier offers a discount of 1% on purchase price for order size of underlying 2000 units or more। इसका क्या मतलब है? अब आप यहाँ ये बताएं कि वो कहता है कि डिस्काउंट देगा 1% अगर ऑर्डर साइज 2000 यूनिट या उससे ज्यादा होगा। बताएं 2000 का दें या 2500 का दें? नहीं, मतलब मैंने आपसे पूछा है 2000 और ज्यादा तो आपने बता दिए। मैंने पूछा है कि अब 2000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया करें या 2500 का दिया करें या 3000 का दिया करें। अब यहाँ मिनिमम का दिया करेंगे ताकि होल्डिंग कॉस्ट अभी भी मिनिमम रहे लेकिन डिस्काउंट मिल जाए। अगर कभी डिस्काउंट बताया और रेंज बताए तो मोर, तो आप उसमें से कौन सी पिक किया करेंगे? मिनिमम क्वांटिटी, ताकि डिस्काउंट मिल जाए। मैक्सिमम क्यों नहीं? डिस्काउंट तो 2000 पे भी मिल जानी है, उस पर भी वही मिलनी है 1%, लेकिन फिर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर हम ज्यादा यूनिट्स मंगवा लेंगे। लेकिन अगर वो ये कहे कि डिस्काउंट ऑफ 2% इफ द ऑर्डर साइज इज 3000 यूनिट्स और मोर, तो फिर हम एक और वर्किंग करेंगे, लेकिन वहां से क्या उठाएंगे? 3000, उसमें कम से कम, मतलब वो लेवल उठा लेंगे जिसपे डिस्काउंट मिल जाए, और उसमें कम से कम खरीदने की कोशिश करेंगे ताकि होल्डिंग कॉस्ट ना बढ़े। समझ आ गई प्लीज? तो 2000 पे वर्किंग करवाएंगे या 2500 पे? क्यों? डिस्काउंट भी मिल जाए और होल्डिंग कॉस्ट भी एक हद से ज्यादा ना बढ़े। अब 2000 तक तो होल्ड करना पड़ना, वो तो मजबूरी है अगर डिस्काउंट अवेल करनी, लेकिन उससे ज्यादा ना करें, वो फिर टाइम, वो फिर कॉस्ट वेस्टिंग है।
समझ आ गई? अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, सपोज सप्लायर ने 1% डिस्काउंट दी है परचेज प्राइस पे, अगर 2000 यूनिट उससे ज्यादा पे है, बट विल बी द ऑर्डर साइज टू मिनिमाइज द, अब क्या करेंगे? हमारा तो ये ख्याल है कि ईयू की लेवल पे मिनिमम होती है कॉस्ट, लेकिन अब हम चेक कर लेते हैं एक वर्किंग किस लेवल पे करेंगे। ईयू की लेवल मीन 780 यूनिट्स के ऑर्डर साइज पे। एक रिवाइज वर्किंग आप मुझे किस पे करवाएंगे? 2000 यूनिट्स के ऑर्डर साइज पे, और जहां से मिनिमम कॉस्ट बनती होगी वो सेलेक्ट कर लेंगे। आइडियल यही है, एक दफा दोबारा मेरे साथ समझ के करवा दिया जाए, बाद में आराम से हम देख के लिख लेते हैं। तो मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ, इसमें आप माशाल्लाह एक्सपर्ट है। मुझे बता दें बी में करने क्या लगा मैं? यार ये तो बता दें, भी 3 दफा बताया यार। टोटल एनुअल कॉस्ट at AOQ level, that is how many units? That is order size 780 units. Total annual cost at EOQ level, that is order size 780 units. Done है? ठहर यार, ठहर जा यार, समझने बात, ये आपके लिए सवाल है। असूलन ये सवाल सारे आपके होने वाले हैं, लेकिन ये असूल थोड़ा सा वायलेट कर लेंगे तो। जी क्या क्या खर्चा इकट्ठा करना होता है? परचेज कॉस्ट, ये हुई ना बात। अरे ये याद कर लें, बाकी सब कुछ आपका। परचेज कॉस्ट किन यूनिट्स पे, आप जरा हिम्मत करें जरा, जो रिक्वायर्ड होंगे या जो ऑर्डर साइज के होंगे? ना ना कर, क्या सिर्फ एक ऑर्डर के यूनिट्स खरीदेंगे? पूरे साल में क्या 780 यूनिट खरीदेंगे? कितने खरीदेंगे यार? एक वर्किंग आपने करनी थी, जरा दोबारा में फाइनली करवा दें। 108 इंटू 105 इंटू 52, क्या आंसर आया था? 545,460 मल्टीप्लाइड बाय 150। और यार डिस्काउंट दे रहा है, इस पे नहीं बन रही, 780 पे नहीं बन रही, वो 2000 पे बनती है। आंसर आया 819,000। नेक्स्ट मैं क्या करवाता हूँ आपसे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट सपोज अगर कर रहा हूँ, एब्रीविएशन लिख रहा हूँ एओसी के। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका बोलना है आपने, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं 390, ठीक है 5460। एनुअल डिमांड कहां से आई है? वो तो 105 है, 52 से मल्टीप्लाई हुई है। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय 780 ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। आंसर ऑन कैलकुलेटर प्लीज, 2730। नेक्स्ट वन, एनुअल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है, कभी कभी मैं जानबूझ के वर्ड चेंज कर दूंगा, कैरिंग कॉस्ट, ताकि जरा याद हो जाए। एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका यार, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लूं, इकट्ठा हो गया 7। कैसे 7? 4 जमा 3, 3 कैसे आया था? 150 इंटू 2%। आंसर वो दोबारा सॉल्व करना, वही आंसर दोबारा बता दिए। किस लेवल पे इंशाल्लाह सेम ही आएगा, वैसे लिख लेते देख के, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो ये कम से कम गलत ना हो। टोटल कर, इस तरह कहीं जादुई बात है मना, दोनों को जमा कीजिएगा जरा ताकि कंपैरिजन हो जाए। 5460 और सम कर दे 824460। कैसे आई? 819,000 प्लस 5460। नोट करें।
जी नोटेड है प्लीज। नोटेड है सर। खत्म हो गया सवाल, क्या शुरू होने लगा? टोटल एनुअल कॉस्ट इफ ऑर्डर साइज इज, जी अब हम ये लिखें 2000 यूनिट्स और मोर, या हम ये लिखें 2000 यूनिट्स? टोटल एनुअल कॉस्ट इफ ऑर्डर साइज इज 2000 यूनिट्स करवा दें। तो अगर कोई पिछला लिख रहा है बता देना, नहीं अगर पिछला कोई लिख रहा है तो काइंडली बता दें, अगर अगला जा रहे हैं तो रहने दें। नहीं इसमें एक छोटी सी वर्किंग में जरा मेरे साथ वर्किंग कर लें, शायद एक डिफरेंस आना है। जी परचेज कॉस्ट इकट्ठी करो, फिगर बोलो ना ना, शायद हो जाएगी वैसे भी, लेकिन आप परचेज कॉस्ट निकालने का तरीका, एनुअल रिक्वायरमेंट खरीदनी है आपने। व्हाट इज एनुअल रिक्वायरमेंट? 5460 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 99%, यकीनन 148.5 शायद बनता है। सॉल्व किया मैंने, आंसर बताइए। 810। नेक्स्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बोला, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, आंसर 1065। कुछ याद हो गया? नेक्स्ट बोल रहे फॉर्मूला, एनुअल होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट मींस ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 में बड़ा एक प्रॉब्लम है। 7 आगे जरा रिक्वायरमेंट ए में देखिए, सॉरी ये पेज के एंड पे जो, हाँ जी असल में एक जिस तरह इसने बताया उसकी वजह से इसमें एक प्रॉब्लम है। 4 तो कांस्टेंट रहना, लेकिन जो 3 आया था वो कैसे आया था? वो इन्वेंट्री की कॉस्ट की बेस पे आया था। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट बदल गई, तो एग्जामिनर ने सांस सही नहीं लेने देने, कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखना उसने काम। तो कोई नहीं इंशाल्लाह याद रहेगा। 148.5 इंटू 2% 0.2। नहीं ये समझ आ गया क्या हुआ? उसने क्योंकि लिंक किया हुआ किसको किसके साथ, जो रिमेनिंग 2% है उसने लिंक किया हुआ कॉस्ट प्राइस के साथ। अब कॉस्ट प्राइस 150 नहीं है फिर, तो अगर कॉस्ट प्राइस चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली फिर वो परसेंटेज का आंसर डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ आ गई मेरी? तो ये जो भी आंसर आ रहा है बता दूंगा। 6.97 एंड फाइनली टोटल इज 6970। दोबारा क्लियर कर लें, ये सिर्फ ईओ के लेवल पे सेम आना है, ऐसे ही है सर, हर लेवल पे ये सेम नहीं आएगा। एक मिनट जरा टोटल कर दें इन दोनों को। 8035 कंसंट्रेशन छोड़ दे लिखना, 8035 आगे तो सर ये आ गया सर। अब कंपैरिजन करें अपने रजिस्टर जरा ईक्यू से, अभी भी कंसंट्रेशन फुल, अभी भी सम वही कम है। कहां अभी भी दो assumptions कहां रेलिवेंट हैं? ईओक्यू में क्या किसके बराबर है, क्या किसके बराबर है, और सम वही मिनिमम है, इन दोनों का सम वही मिनिमम है। लेकिन अब क्योंकि परचेज प्राइस भी रेलिवेंट बनी हुई है, तो शायद परचेज प्राइस की डिस्काउंट का इफेक्ट ज्यादा है। इन दोनों, अब दोनों को सम करेंगे, 818845। मेरी बात दोबारा करनी सुने, अभी भी सम कहां कम है, दोनों का सम कहां कम है ईयू के लेवल पे, लेकिन टोटल अब यहां क्यों कम है? अब परचेज प्राइस रेलेवेंट होने की वजह से उसका जो डिस्काउंट का इफेक्ट है वो इनके सम के कम होने से ज्यादा है। हजम है? तो ये भी लिखें, और कंक्लूजन फिर आपकी क्या है? डिस्काउंट अवेल करें या रहने दें? और जाने दें यार, अगर डिस्काउंट अवेल ही करनी थी तो ये क्यों वर्कआउट किए, पता तो चल भी चला था। कंक्लूजन भी लिखिएगा इंग्लिश में।
क्या हो गया सर? टेंशन किस बात की? अल्लाह मालिक। जी नोट करके जरा बताइएगा, कंक्लूड करना है सर अंग्रेजी। बिजनेस शुड avail discount as it results into minimum annual cost. Entity should avail discount ट्राई किया करें ऐसे ही अंग्रेजी के सेंटेंस आप देख के लिखना शुरू हो जाते हैं। वर्ड्स अपने रखें, कोई मसला नहीं, सेंस सेम रखें। एंटिटी शुड अवेल डिस्काउंट टू अवेल एंटिटी शुड अवेल डिस्काउंट टू मिनिमाइज टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट। डन है सर। ये सर एक क्वेश्चन और करें, पेज नंबर 266 पे। ओके, पेज नंबर 266 पे क्वेश्चन करने से पहले पेज नंबर 265 पे। यहां तक बात कहां तक पहुंची? कहां से कहां तक पहुंची है? एक ईओक्यू का फार्मूला आ गया है, लेकिन बीच में डिस्काउंट का एलिमेंट भी कंसिडर हो गया है। आज इन चंद एक बातें पहले और कर लें। पेज नंबर 265 पे अपने हेडिंग ढूंढनी है। एक क्वेश्चन 2.2 लिखा होगा कहीं, ये पॉइंट नंबर 3 के 4 के नीचे, उससे जरा आगे बढ़ना और कंसंट्रेशन द पीस। दो वर्ड्स लिखे हुए, इससे पहले कि हम और आगे चले, अब दो वर्ड्स को हमें अलग डिस्टिंग्विश रखना है। एक लफ्ज लिखा हुआ है रीऑर्डर लेवल, एक लिखा हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी। मेरी तरह जरा देख के ट्राई करें, ये ईओक्यू क्या बताता है? अगर मैं कहूं ये ऑर्डर क्वांटिटी बताता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑर्डर क्वांटिटी? हाउ मच टू ऑर्डर, हाउ मच यूनिट्स टू ऑर्डर। पढ़े तो आगे, ठीक है इंग्लिश में। रीऑर्डर लेवल कहते हैं कि स्टोर रूम में कितने यूनिट्स रह जाए तो नया ऑर्डर कर देना चाहिए। स्टोर रूम में कितने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर कर देना चाहिए, ये होता है रीऑर्डर लेवल। स्टोर रूम में कितने यूनिट्स रह जाएं तो हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर कर दें, वो जरूरी नहीं, वो भी हमने डिसाइड कर लिया। हो सकता है ईओक्यू के मुताबिक हो और हो सकता है डिफरेंट भी हो बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। नहीं, वर्ड्स का पहले फर्क महसूस करें। आप ये बताएं, क्वेश्चन आपसे, कितने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर कर दें? जितने यूनिट्स लीड टाइम में इस्तेमाल होने, जब उतने रह जाएं तो ऑर्डर कर दें। लेट्स अज्यूम लीड टाइम 10 दिन का है। लीड टाइम क्या होता है? हर रोज सपोज आपके 100 यूनिट्स की डिमांड है, तो जिस दिन 1000 यूनिट स्टोर रूम में रह जाएं तो ऑर्डर कर दें। ये 1000 यूनिट्स का रहेगा री ऑर्डर लेवल। इसके सामने पढ़े क्या लिखा है? व्हेन टू ऑर्डर। 1000 यूनिट्स जब रह जाए तो आप ऑर्डर कर दें। ये क्या है? री ऑर्डर लेवल। कहां रह जाए, क्या ज़हन में रख के री ऑर्डर लेवल बनाएंगे? लीड टाइम और डिमांड। लीड टाइम के दौरान हमारे यूनिट्स की डिमांड ज़हन में रखेंगे और री ऑर्डर लेवल सेट कर लेंगे। ईओक्यू क्या बताता है? कब ऑर्डर कर दें या कितने यूनिट्स का ऑर्डर कर दें। 1000 यूनिट्स जब रह जाए, तो सपोज हमारा ईओक्यू का आंसर आया हुआ है 500,
तो मतलब 1000 यूनिट्स जब रह जाए तो 500 यूनिट्स का ऑर्डर कर दें। तो ये 500 यूनिट्स का ऑर्डर करने क्या चीज है? रीऑर्डर क्वांटिटी। कब कर दें? जब 1000 रह जाए। तो रीऑर्डर लेवल इज कब ऑर्डर करें, और रीऑर्डर क्वांटिटी कितना ऑर्डर करें। आई होप के एक दूसरे को ये करने की जरूरत नहीं है। कब ऑर्डर कर देंगे मतलब कितने यूनिट्स रह जाए तो ऑर्डर कर दें। क्या ये आपको पता होना चाहिए कितने यूनिट्स रह जाए? कितने यूनिट्स रह जाए तो ऑर्डर कर दें। जितने लीड टाइम में यूज होने हैं कितने का ऑर्डर कर दें। ये कौन बताएगा? ये क्यों बताएगा या डिस्काउंटेड लेवल बताएगा? वो डिपेंड करता है कि आप डिस्काउंट अवेल करके ज्यादा खर्चा कम कर रहे हैं या नहीं। तो अब ये वर्ड्स फाइनल है, आई होप आगे वर्ड समझ आ गए। व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। व्हाट इज व्हेन टू ऑर्डर? रीऑर्डर लेवल। हाउ मच टू ऑर्डर? रीऑर्डर क्वांटिटी which can be EOQ and it may be different from EOQ because discounted level पे हमें सस्ता पड़ा। क्या हमेशा reorder quantity will be equal to the EOQ? It may be, may not be. EOQ क्या बताता है? reorder level बताता है या reorder quantity बताता है? reorder quantity बताता है। नेक्स्ट हम अब क्या पढ़ने लगे हैं? नेक्स्ट हेडिंग असल में अब आएगा रीऑर्डर लेवल एंड अल्लाह मालिक है। रीऑर्डर लेवल बता दें क्या होता है। एक ऐसा सेंटेंस बताएं जो आपको समझ आ जाए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाएगा। व्हेन टू ऑर्डर समझ आता है? व्हेन टू ऑर्डर समझ आता है? कब ऑर्डर करें? जब दिल करे। जब उतने यूनिट्स रह जाएं जो लीड टाइम में यूज हो। अब डेफिनेटली बीच में एक नया वर्ड भी है बफर स्टॉक, एक हेडिंग इंशाल्लाह भी बताता हूँ ये क्या होता है बेचारा। आप रीऑर्डर लेवल अगर समझ गए तो नेक्स्ट टाइम if management policy is to avoid stock out entirely, अंडरलाइन करें। फर्स्ट लाइन का जो मैंने आपको अंडरलाइन अभी करवाई है थोड़ी सी entirely तक कर ली। if management policy is to avoid stock out entirely तक ट्रांसलेशन। मैनेजमेंट चाहती है स्टॉक आउट कभी ना हो। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कस्टमर लूज करें, गुडविल खराब। एक दूसरी मैनेजमेंट क्या सोच सकती है? कोई नहीं 5% रिस्क ले लेते हैं, 2% रिस्क ले लेते हैं, इंशाल्लाह देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। वो भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम किस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जो किस खदशे को 100% खत्म करना चाहती है? स्टॉक आउट ना हो जाए। अल्लाह ना करे कस्टमर आए और एमी चाय पी के चला जाए, हमारे पास वो चीज मौजूद हो जो वो लेने आया है। एक ये भी हो सकता है इंशाल्लाह नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं आएगा, देखी जाएगी, देखी जाएगी, कोई कहानी नहीं। आप ऐसे नहीं, आप ऐसे चाहिए। आप क्या लूज नहीं करना चाहते? आप चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो। स्टॉक आउट क्या होता है? कस्टमर आए और आपके पास चीज ना हो, या प्रोडक्शन हो रही हो और रॉ मटेरियल खत्म हो रही। आप क्या चाहते हैं? ये ना हो। अच्छा, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग में क्या, कस्टमर आए और स्टॉक नहीं, चीजें नहीं जब बेचनी है उसे। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, आइडल टाइम खर्चा हो। तो हम नहीं ये चाहते। कंप्लीटली हम चाहते हैं ये खर्चा एलिमिनेट हो जाए। और इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे कि अगर मैनेजमेंट विलिंग है रिस्क लेने फिर क्या होता है। तो इस वक्त हमारी बहस का फोकस रहेगा वो क्या है, हम स्टॉक आउट नहीं चाहते। अगला सेंटेंस देन वो कहता है रीऑर्डर लेवल शुड बी हाई इनफ टू इंश्योर दैट नो स्टॉक आउट अकर ड्यूरिंग द सप्लाई लीड टाइम। ये सारे सेंटेंस को सही अंडरस्टैंड कर लिया आपने? क्या कहता है? रीऑर्डर लेवल फिर उतना जरूर होना चाहिए कि लीड टाइम के दौरान स्टॉक आउट ना हो। समझ आ गया लीड टाइम क्या होता है? A new material of a new quantity of material should be ordered when current inventory reaches the reorder for that material। अजीब ही बहस। नई क्वांटिटी कब ऑर्डर कर दें? जब एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कहां पहुंच जाए,
ये अब होता ये है प्रैक्टिकली कि हर स्टॉक की आइटम का एक रीऑर्डर लेवल सेट होगा। कैसे? लीड टाइम देख के और रिक्वायरमेंट देख के हर इन्वेंट्री आइटम का एक क्या सेट हुआ होता है। क्या मतलब रीऑर्डर लेवल? कितना रह जाए तो ऑर्डर करना है। ये मुसलसल स्टोर रूम और परचेज डिपार्टमेंट वालों का आपस में लाइजन होना चाहिए। कौन किसको बताएगा कि वो रीऑर्डर लेवल आ गया कि नहीं? स्टोर रूम ला ले, परचेज डिपार्टमेंट बनाएंगे ताकि वो ऑर्डर करें और लीड टाइम में चीजें आ जाएं और स्टॉक आउट ना हो। आई होप कि हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं कि क्या मजाक हो जा रहा है। आई होप यही बात नहीं है। अगली लाइन अंडरलाइन करें थोड़ी। इफ सप्लाई लीड टाइम इज सर्टेन एंड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम इज कांस्टेंट। क्या सर्टेन और क्या कांस्टेंट? 10 दिन ही रहेंगे और डिमांड हर दिन अगर 500 यूनिट है तो 500 यूनिट ही रहेगी। क्या इसमें अनसर्टेनिटी भी हो सकती है? नेक्स्ट पेज पर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या इसी पेज के शदन पे है। अगर ये है क्या है, मैनेजमेंट चाहती है स्टॉक आउट ना हो, वो पहली बात अपनी जगह जहन में रखिएगा। और नंबर 2, डिमांड कांस्टेंट है और लीड टाइम सर्टेन है, तो मेरी तरफ देख के आप शायद रीऑर्डर लेवल का फार्मूला बोल सकते हैं। रीऑर्डर लेवल डिटरमिन करने का फार्मूला बोल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड। ये बोलना है, ये वाला बोलना है। ये क्या बोलना है, व्हेन टू ऑर्डर या हाउ मच टू ऑर्डर? अब बहस क्या हो रही है? व्हेन टू ऑर्डर। तो व्हेन टू ऑर्डर बार बार बात हो रही है। आप क्या बोलेंगे? मैंने भी बोला भी था, आप हर दिन की डिमांड लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज ऑफ लीड टाइम लेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे इसमें? डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज, दिनों में, पर डे नहीं। डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम पर डे इन डेज। अच्छा, अगर लीड टाइम हमें वीकली दिया हो, वीकली लीड टाइम का मतलब नहीं, क्या मतलब हफ्ते लगने, बाहर से इंपोर्ट करनी है, तो देन फॉर्मूले में वर्ड बदल जाएंगे, डिमांड पर वीक मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन वीक्स। अगर इंपोर्ट होनी है हर मंथ में लीड टाइम दिया हो, डिमांड पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन मंथ्स। और अल्लाह करे एनुअल ना हो, 2 साल बाद ऑर्डर आना, हो सकता है मार्च से मंगवाया, हो सकता है पाकिस्तान से साथ वाले शहर से मंगवाया, तो हम काफी एफिशिएंट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है, तो हम बाय डिफॉल्ट डेज में रख लेते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वीक्स में भी और मंथ्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे। दोबारा फाइनल फार्मूला बोले मेरी तरफ देख के जरा, डेज के एंगल से लीड टाइम पर डे हजम कर लेना, पर डे नहीं बनेगा, इन डेज बनेगा। अब जरा देखें क्या ये फार्मूला लिखा हुआ, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या बना, डिमांड पर डे इंटू लीड टाइम इन डेज, और अगर वीकली डिमांड होगी तो वीकली लीड टाइम हो जाएगा, इन वीक्स हो जाएगा, एंड मंथ्स हो जाएगा तो इंशाल्लाह कर लेंगे। एक डाटा के तौर पे लिखा हुआ है यहाँ, लेट्स अज्यूम क्या क्या है, 1000 बोलना है डिमांड पर डे सपोज 1000 यूनिट्स है, और 6 क्या लिखा हुआ है, 6 दिन लगने हैं, कब से कब तक, प्लेस करने से लेकर रिसीव होने तक। इट मीन स्टोर रूम में जिस दिन 6000 यूनिट्स रह जाए तो आपको 6000 यूनिट्स का ऑर्डर कर देना चाहिए। वो कौन बताएगा, वो ईओपी बताएगा या डिस्काउंटेड लेवल बताएगा? ये 6000 क्या बता रहा है, ऑर्डर कर दें या 6000 यूनिट पड़े और ऑर्डर कर दें? क्यों भाईजान, इतने सारे तो पड़े, ऑर्डर में पहुंचना 6 दिनों में, और 6 दिनों में इन गरीबों ने इस्तेमाल हो जाना। तो जब इंशाल्लाह वो नए आएंगे, ये खत्म हो गए होंगे, नए स्टोर रूम में भर लेंगे। इतने सारे यूनिट्स, लीड टाइम जेब में रखेगा, लीड टाइम के दौरान जो चीजें इस्तेमाल होनी है वो पड़ी हो तो ऑर्डर कर दें, ताकि कौन सा खदशा खत्म हो जाए, स्टॉक आउट का, और देयरफॉर शॉर्टेज कॉस्ट जीरो हो जाए। आई होप कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको बस अंडरलाइन करें, इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो वर्ड्स यूज कर लेंगे। इसी को फिर एक मिनिमम स्टॉक भी कहते हैं, लेकिन अभी ये रहने दें। अभी हमने क्या फाइनल किया, इसको अंडरलाइन करके छोड़ दीजिएगा। लिखा इसलिए यहाँ हुआ है कि जब कभी रिवीजन हो तो हम बात पूरी कर लें तो याद आ जाए।
इस अगर रीऑर्डर लेवल का फाइनल फार्मूला क्या सेट होगा? अब आप आ जाइए, हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं पहले ये सुन लें। सेटिंग में नंबर 1 हम खड़े यहाँ हैं कि मैनेजमेंट चाहती है स्टॉक आउट ना हो। नंबर 2 हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ये उस वक्त है जब क्या क्या सर्टन और क्या कांस्टेंट है। अब आए जरा जिंदगी के हकायक को सामने रखें। क्या लीड टाइम में अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं? कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, कभी आप जैसे एफिशिएंट हो 5 दिन, प्रैक्टिकली हो सकती हैं। क्या डिमांड भी हैजर्ड हो सकती है? और नेक्स्ट सेंटेंस पे थोड़ा सा वर्ड्स अंडरलाइन करें। If supply lead time is uncertain and demand during the lead time is also uncertain, क्या क्या अनसर्टन हो गया? अच्छा, यहाँ दोनों अनसर्टेन की बात हो रही है, लेकिन अगर इनमें से एक भी अनसर्टन हो जाए तो शायद ये बात एप्लीकेबल हो जाएगी जो हम करने लगे। इस वक्त सबकी कॉमन इस वक्त जो बहस ना ये है कि मैनेजमेंट चाहती है स्टॉक आउट ना हो। और पहले हमने फार्मूला पढ़ा कि सर्टन दुनिया में मैनेजमेंट क्या फार्मूला बनाकर ऑर्डर लेवल सेट करेगी। अभी भी बेसिक असम्पशन यही है कि मैनेजमेंट चाहती है कि स्टॉक आउट ना हो, लेकिन अब हम किस हकीकत की तरफ चले गए? ये हो सकता है मैनेजमेंट चाहती है स्टॉक आउट ना हो और अनसर्टेनिटीज मौजूद है लीड टाइम में और डिमांड में, या इन दोनों में से किसी एक। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम जरा खुद सोच लेते हैं। लेट्स अज्यूम आप चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो लेकिन अनसर्टेनिटीज है। अब बताएं आपको ऑर्डर कब प्लेस कर देना चाहिए? अनसर्टेनिटीज है, अनसर्टेनिटीज को मद्देनजर जहन में रखे अब आप चाहते ही हैं, बिल्कुल सही वर्ड आ गया, मैं अब आप चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो। यहाँ फिर अब आपको 3 लेवल सेट करने होंगे। यहाँ 3 वर्ड डिफरेंट हो जाते हैं। एक हो जाता है मिनिमम स्टॉक, सॉरी मिनिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, मिनिमम डिमांड, एवरेज डिमांड। ये जो वर्ड्स होंगे जो मैंने 3 बोले हैं ये कब नहीं होंगे? अगर सर्टेनिटी तो वही मैक्सिमम होगा, वही मिनिमम है, वही एवरेज। और इसी अगर अनसर्टेनिटीज हैं तो लीड टाइम भी मैक्सिमम लीड टाइम। क्या मतलब मैक्सिमम लीड टाइम? ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है? मिनिमम लीड टाइम कम से कम कितना लग सकता है? एवरी लीड टाइम ऑन एवरेज कितना लगता है? ये वर्ड्स मैंने बोले मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये कब यूज करने की जरूरत नहीं है? जब सर्टेनिटीज है। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज है तो फिर मैनेजमेंट इन 3 लेवल्स को सेट करेगी। और अगर हम चाहते हैं कि स्टॉक आउट ना हो तो फिर हमारा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बनना चाहिए मैक्सिमम डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज। मैक्सिमम जितनी डिमांड बन सकती है वो सोच लें और मैक्सिमम जितने दिन लग सकते हैं वो सोच लें। हम चाहते क्या है? स्टॉक आउट ना हो जाए। लेकिन क्या इस केस में हमें कुछ एवरेज से ज्यादा रखना होगा? एवरेज से जितना ज्यादा रखेंगे इस केस में उससे फिर बोलते हैं बफर स्टॉक। एवरेज से जितना ज्यादा रखा है उसकी वजह क्या है? आप चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो, तो जो एवरेज से ज्यादा रखा होता है इस केस में रखा होगा वैसे बफर स्टॉक। आई होप के वर्ड से समझ आ गया। बफर को सेफ्टी स्टॉक कर क्यों रखा हुआ है? अनसर्टेनिटी में क्यों रखा हुआ? ताकि स्टॉक आउट ना हो। तो वो स्टॉक जो एवरेज से आपने ज्यादा रखा हुआ है ताकि स्टॉक आउट ना हो उसे क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। ये किस सिचुएशन में आपको हरगिज नहीं रखना चाहिए? आपको एक यूनिट भी एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए अगर सर्टेनिटीज है, फिर आपको कोई यूनिट पे एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज है और आप चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या बना? मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज वगैरह कर लेंगे। और अगर एवरेज से जितना ज्यादा है वो फिर बफर स्टॉक कहलाता है। इंशाल्लाह अभी इंग्लिश में पढ़ के घर चलते हैं, कहीं ऐसे कंफ्यूजन ना हो। तो पैराग्राफ पूरा कर लें। कौन सा पैराग्राफ में पढ़ने लगा? If supply lead time is and demand in the lead time is also, the reorder level is set at the maximum expected consumption of the material item during the supply lead time. Underline the next time. This is more than the, as a result, more inventory is hold than that needed on average. क्यों इतनी ज्यादा रख रहे हैं यार? मेन इशू ये हम स्टॉक आउट नहीं चाहते। फिर डेफिनेटली एक ये भी बैलेंस होना चाहिए कि स्टॉक आउट 100% इग्नोर हो रहा है फिलहाल यहाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं फिर स्टॉक कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली फिर कंपैरिजन होते हैं कि कहाँ ज्यादा बेहतर है, तो इंशाल्लाह फिर वो बात अलग करेंगे। इस वक्त मेन बहस ये है कि हम स्टॉक आउट नहीं चाहते। पहली बात उसमें क्या हुई है
सर्टेनिटी थी, दूसरी बात उसी के अंदर क्या हुई है, अनसर्टेनिटी है। रिलैक्स होकर फार्मूला देखें नेक्स्ट पेज पे, व्हाट इज द फार्मूला प्री ऑर्डर लेवल। तो आपके जेहन में ये वर्ड्स कब आया करेंगे, मैक्सिमम डिमांड पर डे, मैक्सिमम डिमांड इन लीड टाइम, जब क्वेश्चन में से देख के डाटा महसूस होगा कि अनसर्टेनिटीज मौजूद है। आई होप कि बात क्लियर होगी। एक सेंटेंस और पढ़ लें नेक्स्ट, द इन्वेंटरी होल्ड in excess of the every requirement in order to remove क्या is called as क्या, सेफ्टी स्टॉक का मतलब अपने वर्ड्स में अत्यातन कितना एक्स्ट्रा रखना है, उसी का एक और नाम बफर स्टॉक, और शायद सेफ्टी स्टॉक भी सिंपली वर्ड है, सेफ्टी इन्वेंटरी, सेफ्टी स्टॉक एंड सेफ्टी सॉरी सेफ्टी इन्वेंटरी, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, कल पढ़ लो। ये बात तो समझ आएगी वैसे बफर स्टॉक होता क्या, मेरी तरफ देख के मैंने बता दिया हुआ है बफर स्टॉक कैलकुलेट कैसे होना है, कैसे होता है। नहीं, बफर स्टॉक एवरेज से जितना ऊपर होता है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास एवरेज रीऑर्डर लेवल आ जाए, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल आ जाए, तो इंशाल्लाह फॉर्मूला बन गया। एवरेज से जितना ऊपर होगा वो बफर स्टॉक होगा। आज आप घर क्या करेंगे नहीं, मटेरियल को इंशाल्लाह रिवाइज करना आपने शुरू करना है, लेकिन कल से जरा काम तो हो जाएगा। आज आप ये करेंगे कि आज आप थोड़ा सा रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर लिखें 372। वो टेबल याद है कि इज स्टॉक इन मटेरियल, सॉरी इज मटेरियल इन स्टॉक, नो यस, स्टॉक मटेरियल में पड़ा है, नो भी हो सकता है, ये रेगुलर यूज में है, उसको जरा एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल छोटा सवाल इसलिए दे रहा हूँ कि वो ज़हन में रहे ताजा। पेज नंबर 372, पेज नंबर 372, बिल्कुल मासूम सवाल दिया है। अगला पेज देने को मेरा दिल कर रहा था लेकिन ये वाला रहना था। पेज नंबर ढूंढे, एक जरा कंपैरेटिवली अच्छा सवाल करें 380 पेज पे, डिसीजन मेकिंग और रेलेवेंट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो जरा मकसद सिर्फ ये है कि शायद रिफ्रेश रहे। पेज कौन सा कह रहा दूसरा, अच्छा ये सवाल इतने बड़े नहीं है, प्लीज जरूर अटेम्प्ट करें और कल मुझे याद कराएगा, फिर इसके बाद एक एक और बंदा दोनों का मटेरियल के साथ। तो मेरी तरफ से बिल्कुल मासूम आज काम है, किसी का अगर पिछला रहता है तो टाइम है आज, मेरी तरफ से ये खास काम नहीं है। और खास तौर पे अगर रहता है लेबर तो उसको सीरियस नहीं करना, लेबर प्लान, बोनस प्लान अगर रहते हैं वो कंप्लीट करें। अल्लाह हाफ़िज़। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके।